वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग पर न्यूज़ 24 लगातार बना हुआ है। जो ईरान ने किया है उसने दुनिया में हलचल मचा दी है और सवाल यह है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। न्यूज़ 24 पर यह तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। ईरान का मिसाइल जो अटैक हुआ है वो देखिए, एक के बाद एक 12 मिसाइलें दागी गई है। दूसरी तस्वीर यूएस ठिकानों पर यह हमला हुआ है, एक के बाद एक कई मिसाइलें जो देर रात दागी गई। धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं। इराक पर मिसाइल हमला हुआ है। अब चारों तरफ से तैयारी भी चल रही है, अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ जो तैयारी इराक की तरफ से दिख रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यूएस का दावा है कि नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, टीवी चैनल को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने, हमले में तबाही के सबूत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3? ये यहां पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। न्यूज़ 24 आपको यह बता रहा है कि जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है उसकी ताकत क्या है। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ईरान की फतेह 110, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सतह से सतह पर हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और दूसरी तरफ जो एक्सपर्टी है इसकी 200 से 300 किलोमीटर मारक क्षमता ये रखती है मिसाइल जो दागी गई है। 2004 में सैन्य बेड़े में इसको शामिल किया गया था। ये जानकारी आपको न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये ईरान की फतेह 110 और इसकी ताकत न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। सतह से सतह पर हमला करने में पूरी तरीके से ये सक्षम है जिसका इस्तेमाल हुआ है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर सीधे आपके सामने, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला। यह बड़ी खबर, इराक के यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया है। बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। ईरान के इरबिल में है यह जगह जहां पर हमला किया गया है। यूएस का दूतावास है। रात 3:30 बजे का यह मामला है जब एक के बाद बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई। इराक के इरबिल में बज रहे हैं लगातार सायरन। वहां पर सायरन का मतलब क्या है? ऐसे ही यूक्रेन में लगातार सायरन बज रहे हैं, इरबिल में सायरन बज रहे हैं। इसीलिए न्यूज़ 24 यह जानकारी दे रहा है कि क्या जो ईरान ने कर दिया है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है दुनिया को। अब एक बार फिर से संजीव मैं आपके पास आ रही हूं। संजीव, ये जो रात को हमला हुआ है 3:30 बजे, इसके बाद अब खबर यह है कि अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, उसके फाइटर प्लेन ईरान के बॉर्डर पर घूम रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है खुद अंदर इराक में लड़ाके तैयार हो रहे हैं इसका जवाब देने के लिए। देखिए, वहाँ लोकल स्तर पर लड़ाइयाँ होंगी और इसका विरोध भी किया जाएगा। कुर्दी जो फोर्सेस हैं वो लड़ेंगी और अपने आप को महफूज करने की कोशिश करेंगी। आखिरकार हमले अगर हुए हैं तो उसका जवाबी कार्रवाई किया जाएगा। इराकी मिलिशियाज भी वहाँ मौजूद हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ हमेशा सक्रिय रहती हैं और वो भी हमले कर सकती हैं। लेकिन क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या उसके जो जेट्स घूम रहे हैं, फाइटर जेट्स, वो बम बरसाएंगे ईरान पर? ये थोड़ी दूर की कौरी इसलिए लग रही है क्योंकि इस हमले को कम से कम 6 घंटे बीत चुके हैं और जवाबी कार्रवाई अगर होना होता है तो शायद उसकी शुरुआत अभी तक हो गई होती। लेकिन अमेरिका एक रिस्ट्रेन्ड बिहेवियर दिखा रहा है क्योंकि ईरान इस हमले से पीछे हट रहा है। तो क्या कुछ और लोग हैं उस इलाके में जो कि ईरान और अमेरिका को लड़वाएंगे और उस तरह से वो इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि जो वियना में ईरान और अमेरिका के बीच डील चल रही है, परमाणु डील, वो ख़त्म हो जाए, वो एक मूर्त रूप न ले पाए और उसके मूर्त रूप न लेने से ईरान के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म नहीं होंगे और फिर ईरानी तेल जो है वो तेल के बाज़ार में नहीं आएगा क्योंकि ईरानी तेल अगर तेल के बाज़ार में आता है तो प्राइसेस नीचे जाती हैं। तो कौन है जिसे फ़िलहाल फ़ायदा हो रहा है? प्राइसेस ऊपर है, $112 के पार है आज की तारीख में। कौन है जिसे ये चिंता हो रही है? कहीं वो लोग तो नहीं हैं इसके पीछे? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि इस हमले के बाद सामने आ गए हैं और अभी तक चूंकि हमला नहीं हुआ है, अभी तक कोई विरोध की कार्रवाई नहीं हुई है, तो लोग बाग ये समझ रहे हैं कि शायद ईरान सीधे तौर पर इस हमले में शामिल नहीं। संजीव, आपने कई अहम सवाल एक साथ खड़े कर दिए। दिनेश नैन साहब, मैं आपका रुख कर रही हूं इन्हीं सवालों के साथ। संजीव को आप सुन रहे थे, कौन लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है? दूसरी तरफ अगर अभी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर इसका मतलब क्या है? देखिए विपनेश, मैं संजीव की बात को आगे लेके जाऊंगा। जहां तक रूस का सवाल है, रूस ने यस वियना के अंदर टांग अड़ाई है क्योंकि रशिया ने कहा है कि जो सैंक्शंस अमेरिका ने यूक्रेन के युद्ध का बहाना करके इतना थोपा है रूस के ऊपर, तो रूस चाहता है कि जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम रूस लेता है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से, उसके बारे में कोई रुकावट ना आए और इन सैंक्शंस के कारण तो ये डील वहां पे थोड़ी अटक गई है। दूसरा कारण रशिया का ये है कि आज की तारीख में रशिया का गैस और तेल पूरे यूरोप में जा रहा है और उसको फायदा हो रहा है। उल्टा ये सैंक्शंस लगते रहे, फायदा हो रहा है। वो नहीं चाहता कि ईरान का तेल आएगा तो उनका तेल जो है वो उनको घाटा हो जाएगा। रही बात मेन जो संजीव ने कही है, अमेरिका अभी ईरान पर अटैक नहीं करेगा।
उसका कारण यह है यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है, नेटो कंट्रीज जितनी भी है, वहां टेम्परेचर -6 से नीचे है। कैसे भी करके अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहां पे गैस और तेल की आपूर्ति की जाए, चाहे वो वेनेजुएला के अंदर सैंक्शंस हटा के वो चाहते हैं वहां से उनके देश में भी तेल आए, उनको भी जाए। उन्होंने सऊदी अरेबिया से कोशिश की कि भाई आप लोग तेल दे दो, सऊदी अरेबिया की सुलेमान ने मना कर दिया, प्रिंस ने, भाई मैं नहीं दे सकता, मैं बढ़ा सकता क्या नाम प्रोडक्शन को, और कतार ने भी हाथ खड़े कर दिए। एक बात बताना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो, देखिए जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तो उस टाइम पे एक हरकत बहुत खतरनाक हो रही थी, वो थी अर्दोगन के द्वारा, जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, जो मसीहा बनना चाहते हैं मुसलमानों का। वो और कतर मिलके चुपचाप से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच की दुश्मनी को कम कराने के लिए इनकी मुलाकातें करवा रही थी, और अब तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो मेरा क्या मानना है, अमेरिका का जो पकड़ जो खाड़ी देशों में था वो अब कम होना शुरू हो गया है, और अगर ये खाड़ी देश चीन और रूस के साथ चले गए तो मैं समझता हूं जियोपॉलिटिकल समीकरण बहुत बुरी तरीके से बदल जाएगा। बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर रेस किया है के सिन्हा साहब, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, और साथ ही क्या ये लड़ाई तेल को लेकर हो रही है? बड़ी पूरी लड़ाइयां ही तेल के ऊपर में है, जो आप देख रहे हैं। इवन सर्टेन एक्सटेंट जो आप देख रहे हैं, और रशिया ने जो किया है वो तेल का मेन इशू है। देखिए जो बात ये है कि इसका जो फॉल आउट है 100% ये वेस्ट एशिया में हो रहा है, और ये तो होना ही है। ये जो हम ब्रश साइड कर दें कि बहुत जल्दी हो गई, ये देखिए ये सारा सुनियोजित है और उस तरीके से चल रहा है। कुर्द के इलाके में जो कुर्दिस्तान है, यदि आपने देखा होगा पहले की जो गल्फ वॉर 1 और गल्फ वॉर 2 में पूरा का पूरा दारोमदार अमेरिका उन के ऊपर रहा है, और इराक में जो भी हुआ आपने देखा वो चीजें हुई, तो उसमें कुर्द का हिस्सा था। इसके पहले हुए हैं मिसाइल अटैक, मिसाइल अटैक भी क्षेत्रों में हुआ करते थे जहां अमेरिकन बेसिस होते थे, खास करके सुलेमानी जनरल कासिम सुलेमानी के जब हुआ था उस पे MQ-9 रैपर से उन्होंने हमला करके उन्हें मार दिया था। मगर देखिए जो आज की बात है ये आप लेके चले, और हम आपके साथ फिर डिबेट में आएंगे, आने वाले समय में बढ़ेगा। और पूरा जो वेस्ट एशिया के अंदर में मेन चीज है वेस्ट एशिया आज के दिन जो एब्सोल्युटली अफेक्टेड हो। सब लोग बात कर रहे हैं कि फोकस चला जाएगा इंडो पैसिफिक में, खास करके साउथ चाइना सी में, जो कि चाइना करेगा ही करेगा, मगर जो इमीडिएट फॉल आउट है वो वेस्ट एशिया है। और वेस्ट एशिया में ईरान का ये जो न्यूक्लियर डील है ना, ये तो ठंडे बस्ते में क्या, इसको आप मान लीजिए खत्म हो गई, उसको कैसी तरह नकारा करना है। लास्ट सिग्नेचर होने वाले थे, तो सबसे बड़ा जो है इसमें यूके है, जिसमें फ्रांस था, उसमें जर्मनी थी जो इसके पीछे कर रहे थे। अमेरिका डायरेक्टली तो बात नहीं कर रहा था उनसे। तो ये जो इनकी पोजीशनिंग है, इनकी पोजीशंस इतने खराब होंगे, और खास करके जो एक उन्होंने अमेरिका ने बनाया है एक स्ट्रैटेजी, जिसको वो कहता है अबव द हॉरिजन हम अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे, स्पेशली इन गल्फ एरिया एंड पर्शियन गल्फ में। और आपने जैसे सुना और नैन साहब बता रहे थे, सही है, पूरा का पूरा, चाहे वो ये आपका सऊदी अरेबिया है, कतार है, UAE है, ये सारे के सारे अमेरिका बात नहीं कर रहे हैं। सुलेमान और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब बात करना चाहते हो, बात नहीं कर रहे। ठीक है सर, मैं अमेरिका की मुश्किल यहां पर समझने की कोशिश करती हूं। अचल मल्होत्रा जी आपसे। जी हाँ, आप थोड़ा सवाल, विपनेश जी थोड़ा सवाल दोहराएंगे? मैं अमेरिका की मुश्किल सर इस वक्त आपसे समझना चाह रही हूं। मुझे तो कोई अमेरिका की मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका तो पूरी दुनिया में जो करवा रहा है या हो रहा है उसका अपने घर बैठ के तमाशा देख रहा है। आप उक्रेन में ले लीजिए, उसका ना एक सोल्जर मरा है, ना उसने एक बुलेट फायर किया है, लेकिन तबाही करा दी उक्रेन की और रशिया को कमजोर कर दिया है। जहां तक इराक और बाकी दूसरी जगह है, उन्होंने ऑलरेडी ये फैसला कर दिया है कि वहां से अपनी फोर्सेस को वापस ले लेंगे और दूसरे तरीकों से वो जो है इस दुनिया को चलाएंगे। और जहां तक उसकी पकड़ का सवाल है जिसके बारे में बात हो रही है, अगर उसकी पकड़ इतनी कमजोर हो रही होती मिडल ईस्ट में, तो इजराइल की वो 5 या 6 कंट्रीज के साथ हाल ही में उसने जो दोस्ती करवाई है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर कराए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। अब वापिस आते हैं आपके इस कॉन्सुलेट पे जो हमले की बात कर रहे हैं। बहुत सारे पहलू हैं विपनेश जी इसके। पहली बात,
तो इस पे सवालिया निशान है कि ईरान ने जानबूझ के किया है या नहीं किया है। ईरान के प्रधानमंत्री का कहना है हमने नहीं किया है। मान भी लीजिए कि कोई अटैक हुआ है, जो हुआ है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो इराक में बार बार उन पे हमला हो रहा है, वजह भी है उसकी, ईरान नाराज है अमेरिकन प्रेजेंस को लेके, बहुत से लोग नाराज है इस बात को लेके। लेकिन ये सब उस समय हो रहा है जब ईरान न्यूक्लियर डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली थी। और मैं इस बात को मान के चलता हूं कि ईरान न्यूक्लियर डील जब हुई थी, जब यूक्रेन क्राइसिस नहीं था, उसमें सभी की जो सहमति थी, बाद में डोनाल्ड ट्रंप उससे वॉकआउट किए, अब दोबारा रिवाइव किया गया। अगर ये डील ठीक ठाक हो जाती है तो इससे ईरान को काफी फायदा होने वाला है। इसके ऊपर से सैंक्शन हटेगी, इसका ऑयल मार्केट में आएगा और इसकी दूसरी तकलीफें जो हैं वो भी दूर होंगी। तकलीफ रशिया को हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि इस समय दुनिया को कोई अल्टरनेट सप्लाईज मिले, जो अमेरिका ट्राई कर रहा है। अमेरिका बार बार यूरोप से कह रहा है कि आप इनसे गैस लेना बंद भी कर दें तो भी हम आपको अल्टरनेटिव जो है सप्लाई के रूट्स दिलवा देंगे। हालांकि ये हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल है, इसीलिए इसी के चलते हुए यूरोपियन यूनियन ने ऑयल और गैस के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए जो अमेरिका ने लगाए रशिया के ऊपर। तो ये सारी जो चीजें देखिए, और इसी की बैकड्रॉप में रशिया ने कुछ नई कंडीशंस लगा दी ईरान न्यूक्लियर डील की वार्तालाप के बीच। ठीक है सर, इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। आपने भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन ईरान ने जो किया है उसने सभी को टेंशन में डाला है। न्यूज़ 24 की नजर, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।